नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर कोविड उपचार में प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को लेकर विचार विमर्श करेगी। महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की सरल खरीद प्रक्रिया के लिए जीईएम उपाय। जलवायु परिवर्तन भारत में पवन चक्कियों की गति को कम कर रहा है। दिल्ली के लुटियंस जोन में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में संचालित निर्माण कार्यों पर अंतरिम रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने महामारी की रोकथाम के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की। आइए विस्तार से खबरों पर चर्चा करते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोविड उपचार में प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को लेकर विचार विमर्श करेगी। भारत का नोडल स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जल्द ही कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को लेकर विचार विमर्श करेगी। आपको बता दें कि सीपीटी कोविड रोगियों के उपचार के लिए देश में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में सीपीटी एक अनुसंधानात्मक चिकित्सा है जिसे ऑफ लेबल अनुमति दी जाती है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्वीकृत स्वास्थ्य स्थितियों से अलग स्थितियों के लिए भी प्रयोग की सलाह दी जाती है। सितंबर में प्रकाशित आईसीएमआर के एक अध्ययन से ये पता चला है कि सीपीटी कोविड के विरुद्ध अधिक प्रभावी नहीं है। सीपीटी के अंतर्गत एक उपचारित रोगी के रक्त प्लाज्मा को किसी अन्य रोगी में चढ़ाया जाता है। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा की इस अवधारणा पर आधारित है कि एक व्यक्ति या जानवर से किसी अन्य व्यक्ति में एंटीबॉडी के प्रवेश द्वारा अल्पकालिक प्रतिरक्षा विकसित की जा सकती है। रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल घटक होता है। इसमें रक्त कोशिकाएं प्रवाहमान रहती हैं और यहाँ एंटीबॉडीज विद्यमान होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो शरीर पर आक्रमण करने वाले रोग जनकों से संघर्ष करते हैं। एक बार प्लाज्मा चढ़ने के बाद कुछ रक्त कोशिकाएं स्मृति कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं ताकि वे एक ही प्रकार के एंटीबॉडीज का उत्पादन करके उसी शत्रु की पहचान कर सकें और उसे दोबारा से पराजित कर सकें। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरणों की सरल खरीद प्रक्रिया के लिए जीईएम उपाय। सार्वजनिक खरीद पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरणों की सरल खरीद को सक्षम बनाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों और कंसंट्रेटर्स के विक्रेताओं को त्वरित रूप से पोर्टल पर लाने जैसे उपाय लागू किए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय DGSND के तहत संचालित राष्ट्रीय प्रापण पोर्टल यानी नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। ये सरकारी उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए ई बोली, रिवर्स ई नीलामी और मांग एकत्रीकरण की सुविधा प्रदान करता है ताकि वे अपने धन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सकें। ये कागज रहित, नकदी रहित और संपर्क रहित प्लेटफॉर्म है जो शुरू से लेके अंत तक का समाधान प्रदान करता है। ये विभिन्न सरकारी विभागों या संगठनों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2.0 को प्रायोगिक परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 3.0 में प्रभावशाली सर्च इंजन, वास्तविक समय यानी रियल टाइम निगरानी और मल्टी सोर्स वैल्यू कंपैरिजन, मांग एकत्रीकरण आदि सुविधाएं थी। जीईएम 4.0 इसका नवीनतम संस्करण है। जीईएम 4.0 की विशेषताओं की बात करें तो ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों, हुनर हाट में पंजीकृत बुनकरों और ट्राइफेड को जीईएम पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। सभी विक्रेताओं के लिए समय पर भुगतान और वितरण स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल कई बैंकों और उद्यम संसाधन आयोजना ERP के साथ एकीकृत है। जीईएम 4.0 व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली यानी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी ट्रेड्स को अपनाने से MSMEs को बिल में छूट और कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त होगी। शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया गया है। बोली प्रक्रिया मॉड्यूल को नया रूप प्रदान किया गया है और अब आइटम वाइज बोली प्रक्रिया की अनुमति दी गई है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन भारत में पवन चक्कियों की गति को कम कर रहा है। सामान्य तौर पर मानसून अपने साथ गतिशील पवनें लाता है जिनकी गति 23 से 29 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। टरबाइन इससे कार्यशक्ति प्राप्त करके पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। हालांकि पिछले मानसून में पवन की औसत गति 20 से 27 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो सबसे धीमी गति दर्ज की गई थी। विशेषकर जुलाई और सितंबर महीने में पवन की गति सामान्य से कम थी।
इसकी वजह से क्षमता उपयोग कारक यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर CUF में गिरावट दर्ज की गई है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी CUF पवन टरबाइनों की दक्षता का एक पैमाना है जो ये दर्शाता है कि संस्थापित क्षमता किस सीमा तक परिनियोजित है। मार्च 2021 में वित्तीय वर्ष के अंत में CUF पिछले 2 वर्षों के 20% की तुलना में केवल 17% था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 60 गीगावाट पवन ऊर्जा भी शामिल है। मार्च 2021 के अंत में भारत में 38.78 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता थी। महामारी और प्रक्रियात्मक लाल फीताशाही की वजह से क्षमता वृद्धि पहले ही धीमी हो गई थी और अब मॉनसूनी पवनों द्वारा एक और चुनौती उत्पन्न हो गई है। भारत में सितंबर महीने के अंत तक मॉनसून के 4 महीनों के दौरान लगभग 2/3 पवन ऊर्जा उत्पादित होती है। सामान्य तौर पर पवन टरबाइनों के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्षैतिज अक्ष टरबाइन और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर अक्ष टरबाइन। क्षैतिज टरबाइन के ब्लेड वायु के समक्ष लंबवत होते हैं। इसके ब्लेड्स के घूमने से अधिक विद्युत उत्पन्न होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर अक्ष टरबाइन ब्लेड जमीन से लंबवत रोटर के ऊपर से नीचे की ओर जुड़े होते हैं, जो कि क्षैतिज अक्ष टरबाइन की तुलना में कम विद्युत उत्पन्न करते हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच दिल्ली के लुटियंस जोन में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में संचालित निर्माण कार्यों पर अंतरिम रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। दरअसल सेंट्रल विस्टा एक विरासत क्षेत्र है। इसे दिल्ली के वर्ष 1962 के मास्टर प्लान में एक समृद्ध संस्कृति की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसमें एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए एक साझा सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, विशेष सुरक्षा दल भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव के निर्माण की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इस परियोजना का निष्पादन कर रहा है। आइए अब जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। आपको बता दें कि वर्तमान संसद का निर्माण वर्ष 1927 में पूर्ण हुआ था। इसे एक द्विसदनीय विधायिका के तौर पर बनाने का प्रयोजन नहीं था, बल्कि इसे विधान परिषद के रूप में बनाया गया था। नए संसद भवन में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। मौजूदा इमारत सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करती और भूकंप रोधी भी नहीं है। लुटियंस दिल्ली नामक ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस के नाम पर रखा गया था। इसने वर्ष 1920 और 1930 के दशक के दौरान बहुत से वास्तुशिल्प डिजाइन और निर्माण कार्य संपन्न किए थे। एडविन लुटियंस के साथ हर्बर्ट बेकर ने भी इमारतों का डिजाइन तैयार किया था। अगली खबर मानवाधिकारों से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महामारी की रोकथाम के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक संगठन है। ये मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है, साथ ही राज्यों या अन्य द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने में विफलता की भी जाँच करता है। इससे पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया था। इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम के अनुसार उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश NHRC का अध्यक्ष होगा। NHRC के सदस्यों में मानवाधिकारों के विषयों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, जिसमें अनिवार्य तौर पर एक महिला होनी चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कार्यकाल को कम करके 3 वर्ष कर दिया गया है, जो कि पहले 5 वर्ष था, और अधिकतम आयु 70 वर्ष ही है, जो कि पहले ही कर दी गई थी। साथ ही ये पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे। NHRC के सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को भी शामिल किया गया है। आइए हम नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम NBC-FDC और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम यानी NSFDC। NBC-FDC और NSFDC कोविड रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रम जैसी पहलें आरंभ कर रहे हैं। NBC-FDC और NSFDC को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संचालित गैर लाभकारी कंपनियों के रूप में निगमित किया गया है।
NBCFDC पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित भारत सरकार का उपक्रम है। NSFDC को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। NSFDC अनुसूचित जाति के सदस्य और निर्धनता रेखा के 2 गुने से भी नीचे रहने वाले लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्त वर्ष 2023 तक बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए संधारणीयता संबंधी रिपोर्टिंग पर एक नए प्रकटीकरण मानक के लिए परिपत्र जारी किया है। रिपोर्टिंग एक नए BRSR प्रारूप के तहत होगी। BRSR पर्यावरण, शासन और सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित एक रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ अधिक सार्थक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाना है। ये व्यवसायों को विनियामक वित्तीय अनुपालन करने और उनके सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इरेडा ने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड प्राप्त किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था समिति इरेडा को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इरेडा को ये पुरस्कार वर्ष 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण करने वाले संस्थानों में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने पर प्रदान किया गया है। इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी 1 उपक्रम है। ये वर्ष 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन। अमेरिका के US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस टीके को स्वीकृति प्रदान की है। इससे ये बच्चों के लिए उपलब्ध पहली वैक्सीन बन गई है। ये अमेरिका द्वारा विकसित mRNA आधारित वैक्सीन है। mRNA टीकों से हमारी कोशिकाएं प्रोटीन या प्रोटीन के एक अंश के निर्माण में सक्षम हो जाती हैं। ये प्रोटीन हमारे शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। अल्फांसो आम। आमों का राजा अल्फांसो, जिन्हें महाराष्ट्र में हापुस के नाम से जाना जाता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके स्वाद, सुखद खुशबू और जीवंत रंग के कारण अत्यधिक मांग में है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों से अल्फांसो ने भौगोलिक संकेतक टैग हासिल कर लिया है। भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पाद वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।